ये सेकेंड पार्ट वीडियो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th का। इससे पहले हमने देखा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, उसका क्या थ्योरी था। वो फर्स्ट वाले पार्ट में आप देख सकते हो, बहुत ही डिटेल में इसमें डिस्कस किया हुआ है। वो 28 मिनट लगभग का है, उसे आप स्पीड करके कम टाइम में भी देख सकते हो। इसमें हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर ओरिजिन ऑफ स्टार, उसमें देखिए हम यूनिवर्स अर्ली थ्योरी क्या था, फिर मॉडर्न थ्योरी क्या है। और मॉडर्न थ्योरी के अंदर हमने पहले पढ़ा यूनिवर्स कैसे बना, और फिर यूनिवर्स के अंदर हम पढ़ते हैं स्टार के बाद प्लैनेट, फिर लाइफ कैसे है, इस पे एग्जिस्ट किया है, और मून कैसे बना, ये सब हम देखेंगे इसमें। पहले हम देखते हैं इसमें ओरिजिन ऑफ द स्टार फॉर्मेशन, मतलब ओरिजिन ऑफ स्टार कैसे बना। तो हमने अभी पिछले बार देखा कि बहुत ही छोटा सा पार्टिकल था जिसमें पूरा दुनिया इनफाइनाइट वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी था। ये एक बार एक्सप्लोड किया, एक बार ये ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट बनने के कारण एक एनर्जी क्रिएट हुआ। ये एनर्जी धीरे धीरे टेम्परेचर कम हुआ, तीन मिनट में एक एटम बना, 3 लाख साल में यूनिवर्स दिखने लगा, यूनिवर्स बन गया। अब यूनिवर्स के अंदर क्या हुआ, अब स्टार का बात करते हैं। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन था मैटर का, वो इक्वल नहीं था हर जगह, कहीं कहीं बड़ा था, कहीं छोटा था। इस तरीके से क्या हुआ कि ग्रेविटेशन उत्पन्न हुआ। दो जायंट बॉडी के बीच में ग्रेविटेशन उत्पन्न होता है। ग्रेविटेशन होता है, एक बॉडी है एक बॉडी है, जो बड़ा बॉडी होता है दूसरे बॉडी को अपनी तरफ खींचता है, तो इस तरीके से ग्रेविटेशन पुल कहते हैं। तो ग्रेविटेशन के कारण क्या हुआ, जो अलग अलग बॉडी था, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ तो एनर्जी क्या था, बराबर नहीं था चारों तरफ, कहीं ज़्यादा था कहीं कम था। इसके कारण क्या हुआ, डिफरेंट ग्रेविटेशन फॉर्म गैलेक्सी। अब इससे ही गैलेक्सी बना, क्या बना, गैलेक्सी बना। ये मान लो डिफरेंट गैलेक्सी बन गया। ठीक, जो डायमीटर, गैलेक्सी बहुत छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। डायमीटर मान लेते हैं इसका कितना बड़ा होता है, 80,000 टू 1 लाख लाइट ईयर। लाइट ईयर बहुत ज़्यादा जो स्पेसियस डिस्टेंस होता है ना, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, इसको हम लाइट ईयर में नापते हैं। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। जो स्पेसियस डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर, तो जो गैलेक्सी का जो डायमीटर होता है वो 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर होता है। आप समझ लो कितना बड़ा डायमीटर होता है। तो जो यूनिवर्स जब ब्लास्ट हुआ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुआ नॉट इक्वली, बराबर नहीं हुआ, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इस वजह से ग्रेविटेशन उत्पन्न हुआ, और ग्रेविटेशन उत्पन्न होने से क्या हुआ, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी के आसपास रहने लगा और जमा होने लगा। क्या होने लगा, जमा होने लगा। समझाते हैं। ये जो था वो एक जगह आकर के, ये मान लो गैलेक्सी इकट्ठा होने लगा। इस तरीके से मान लो यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सी है। अब हम अपना गैलेक्सी की बात करते हैं, जिसमें सोलर सिस्टम, एक गैलेक्सी को उठाते हैं इसमें से। मान लो ये उठाया, डायमीटर तो पता है 50,000 से 1.5 लाख, 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर तक का इसका डायमीटर होता है। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो गया। अब इसमें क्या हुआ, गैलेक्सी के अंदर हजारों स्टार होते हैं। क्या होते हैं, हजारों स्टार। मतलब ये जो गैलेक्सी होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। ठीक, हाइड्रोजन और हीलियम भी जो गैलेक्सी के अंदर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ऐसे। ये हाइड्रोजन और हीलियम है ये गैलेक्सी के अंदर, कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो क्या हुआ, इसको क्लम्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मान लो क्लम्प्स ऑफ गैस। फिर ये क्या हुआ, कंटिन्यू ग्रो होते गए। ये क्लम्प्स ऑफ गैस है, कंटिन्यू
ग्रो, ये बढ़ते गया और इसमें आके चिपकते रहा और ये बन गया स्टार। क्या बन गया? बड़ा सा एक हम उठाते हैं इसमें से, जो गैलेक्सी के अंदर हजारों स्टार हैं और स्टार के अंदर एक स्टार हम उठा लेते हैं। तो ये क्या है? एक स्टार उठा लिए जो हमारा सन है, ये क्या है? स्टार। ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और हीलियम। ये इकट्ठा होते गया क्लम्स ऑफ गैस, हाइड्रोजन और हीलियम का, ये एक स्टार उठा लिया। ठीक, और इस तरीके से ये हमारा स्टार बन गया। यूनिवर्स कैसे बना? जो सिंगुलर एटम था वो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद एनर्जी निकला, एनर्जी ठंडा होकर मैटर बन गया, फिर मैटर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, फिर उसमें ग्रेविटेशन उत्पन्न हुआ, इकट्ठा होने लगा एक अलग अलग जगह पे। जो हाइड्रोजन और हीलियम का गैस था, ये हाइड्रोजन और हीलियम का गैस से क्या बना? गैलेक्सी, हजारों गैलेक्सी बना। हम एक गैलेक्सी उठाए, एक गैलेक्सी में हजारों स्टार होते हैं। वो कैसे स्टार बने? क्योंकि जो अंदर में हाइड्रोजन और हीलियम था कहीं कहीं ज़्यादा है, कहीं कम इकट्ठा होने लगा। जो क्लम्स ऑफ गैस हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगा, उससे क्या बन गया? स्टार्स बन गए। कहीं कहीं बहुत डेंसर था और कहीं लाइटर था। तो हम एक एक स्टार को उठाएं, जो हमारा सन है, क्योंकि हमें अपना पढ़ना है, तो हम स्टार उठाएं। वो है क्योंकि वो क्लम्स ऑफ गैस हाइड्रोजन और हीलियम का था, बहुत ह्यूज एक जगह में इकट्ठा हो गया, तो एक स्टार उठा लिए, हाइड्रोजन हीलियम। ये क्या हमारा स्टार फॉर्मेशन, ये इस तरीके से स्टार हमारा फॉर्म हो गया। ये कितने साल पहले हुआ? 5-6 बिलियन ईयर एगो, 5 to 6 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स कितना ईयर एगो हुआ था? 13.6 बिलियन ईयर एगो ये यूनिवर्स बना था। और स्टार 5.6। यूनिवर्स बनने के बाद कम से कम आधा, मतलब 6 बिलियन ईयर एगो के बाद स्टार फॉर्म हुआ। तो इस तरीके से स्टार फॉर्म धीरे धीरे आ रहे हैं, पृथ्वी पे आएंगे। यूनिवर्स समझ गए, स्टार समझ में आ गया। अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। स्टार भी बन गया, अब हम देखते हैं प्लैनेट। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट कैसे बना? तो लम्प्स ऑफ गैस जो था, नेबुला, जो नेबुला था, ये स्टार हम उठाए थे पहले, हीलियम और हाइड्रोजन का था। ये क्या है? क्लाउडी है, नेबुला। क्लाउड्स, ये क्या हुआ? फिर क्या हुआ? इसमें भी कहीं ज्यादा और कहीं कम था। इसमें भी क्या था? ग्रेविटेशन आ गया, ग्रेविटेशन, क्योंकि कहीं पे ज्यादा हाइड्रोजन हीलियम था, कहीं कम हाइड्रोजन हीलियम था, तो यहाँ भी ग्रेविटेशन आ गया। इस वजह से क्या बन गया? कोर बन गया और आउटर पार्ट बन गया। ये स्टार था, स्टार है। ड्यू टू ग्रेविटेशन क्या हुआ? कोर बन गया, कोर। ये आउटर पार्ट, आउटर पार्ट में भी कुछ मैटर है। क्या है ये? मैटर। फिर ये जो ये था, ये डिस्क का शेप ले लिया। एक मान लो ये डिस्क बन गया चारों तरफ। क्या है? डस्ट, डस्ट जैसा डिस्क बन गया स्टार के चारों ओर। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अब देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताती हैं। फिर ये धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते जो डिस्क था वो छोटा छोटा बॉडीज दिखने लगा, इस तरीके से। इस तरीके से छोटा छोटा बॉडी दिखने लगा। फिर क्या हुआ? कोहर्सन प्रोसेस होता है।
हेसन। कोहेसन का मतलब होता है एक केमिकल, सिमिलर बॉडी के अंदर एक केमिकल बॉन्ड बनना है, एक केमिकल बॉन्ड। जो सिमिलर बॉडी होता है अपना अपने लिए मतलब अपने लायक लोग इंसान से दोस्ती करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो जो अपने अपने टाइप का बॉडी लगा उसके साथ एक केमिकल बॉन्ड बना, जो नहीं था उसको छोड़ दिया गया, एक केमिकल बॉन्ड बन गया चारों तरफ सन के। इसके बोलते हैं कोहेसन प्रोसेस। कोहेसन प्रोसेस से क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं, ये जो बॉडी जिसके साथ जिसके आसपास जो सिमिलर एटम सिमिलर प्लैनेट के बीच जो कोहेसन बॉन्ड बना, इसे हम लोग बोलते हैं, इस वाले बॉडी को बोलते हैं। अभी प्लैनेट नहीं बना है, प्लैनेट बनने से एक स्टेप पहले इसको बोलते हैं प्लैनेटिसिमस, इसको बोलते हैं प्लैनेटिसिमस। ठीक, फिर ये कॉलिजन हुआ, क्या हुआ उसके बाद, कॉलिजन। इसके बीच में बॉन्ड बनने के बाद भी और जो एटम था आसपास का उसके बीच कॉलिजन हुआ, कोलिजन और ग्रेविटेशन। बहुत सारे थे, मान लो यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ कुछ लाइक जो एटम है, लाइक जो बॉडी है उसके साथ क्या हुआ, बॉन्ड बना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब तो मूव करते रहते हैं, मूव करते करते क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद सेपरेट हो गया प्लैनेट में, कोलिजन हुआ एंड ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन, जब भी दो बॉडी आएगा मासी बॉडी, ग्रेविटेशन होगा। ड्यू टू कॉलिजन और ग्रेविटेशन ये कौन सा रूप ले लिया, प्लैनेट फॉर्म हो गया। एक ऐसे मान लो, एक ऐसे, चारों तरफ सन के घूमने लग गया, एक ऑर्बिट में घूमने लग गया, जो आज प्रेजेंट डे में मान लो ये मरकरी, वीनस, अर्थ इस तरीके से बन गया। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट। अगर इसका नोट्स चाहिए तो जरूरत ही नहीं है, खुद से बना लो, जो मैं बोल रही हूँ उसे नोट्स बना लो। अगर और भी ज़्यादा नोट्स चाहिए, एकदम सजाना है कॉपी को या बुक को, तो एनसीईआरटी बुक ले लो। बुक तो है ही, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, समझाने का ही तो यहाँ मैं समझा रही हूँ। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, खुद से एक एक पॉइंट का जो तुम्हें समझने लायक लगता है बोलो, ये समझ लो, कुछ और समझने की जरूरत नहीं होगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट हो गया। ये बस याद रखना, प्लैनेटिसिमल, प्लैनेटिसिमल मतलब एक बॉन्ड बना कोहेसन से, कोहेसन के बाद कॉलिजन हुआ, अलग अलग बॉडी के बीच में कॉलिजन और ग्रेविटेशन से प्लैनेट बन गया। तो ये इसका कितना साल पहले ये हुआ, ये 4.6 बिलियन ईयर एगो। सारा प्लैनेट इसी में बना, ऑल प्लैनेट। यूनिवर्स बना था 13.6 बिलियन ईयर एगो। सन बना था इतना बिलियन ईयर एगो। स्टार और प्लैनेट कितने साल पहले बना था, 4.6 बिलियन ईयर एगो। ये हो गया। इसी में टाइम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल दिया हुआ है, उसे भी याद करना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं अपना सोलर सिस्टम। प्लैनेट तक समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत लैंग्वेज लगता है, लोग छोड़ देते हैं, इसे ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। अब सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में क्या क्या है, सन, 8 प्लैनेट, 3 ड्वार्फ प्लैनेट भी है, 3। तो इसे सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया, इसे लिखने की जरूरत नहीं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट ही आता है। 3 ड्वार्फ प्लैनेट है, कौन कौन सा है बताना। एक तो प्लूटो है, दूसरा, चलो दूसरा बता देते हैं, सीरस, और एक तो बताओ, 8 सन, 8 प्लैनेट, 63 मून। और ये भी बताना ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है। 63 मून, मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडी। स्मॉलर बॉडीज मतलब एस्टेरॉइड्स, और मीटियोरॉइड्स जो घूमते रहता है, ये होता है सोलर सिस्टम में। बस इतना, कभी पूछते हैं सोलर सिस्टम क्या क्या, तो इतना पार्ट आता है सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में 2 तरीके का प्लैनेट होता है, एक होता है इनर प्लैनेट, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इसे क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल।
टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अर्थ है। इनर प्लैनेट में क्या है? अर्थ है। अर्थ क्योंकि हम लोग रहते हैं, हमारा टेरिटरी है, तो इसीलिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बना होता है? रॉक से। रॉक और मेटल किससे मिलकर बना होता है? रॉक और मेटल से, इस पर हम रह सकते हैं। इस किससे मिलकर बना हुआ है? रॉक। रॉक और मेटल से ही क्यों बना है, गैस से क्यों नहीं बना है, वो भी हम समझेंगे। 1 मिनट रुक जाओ बस। इसका डेंसिटी क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसमें कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ये इनर प्लैनेट में है। इनर प्लैनेट को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि टेरेस्ट्रियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रॉक है और मेटल है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ और ये। नेक्स्ट है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट को हम लोग जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जोवियन। जुपिटर के कारण, जुपिटर, क्योंकि इस प्लैनेट में क्या है? जुपिटर है। जुपिटर इसमें गैस से बना मिलकर बना होता है। इसमें क्या होता है? थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। थिक एटमॉस्फेयर होता है किसका? गैस का। थिक गैस लेयर क्यों होता है ये भी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद में। कौन सा गैस होता है? हीलियम और हाइड्रोजन। कौन कौन से इसमें आते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। 4 प्लैनेट इसमें आते हैं। आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। ये टेरेस्ट्रियल, ये जोवियन, जुपिटर के कारण ये गैस से मिलकर बना होता है। इसमें रॉक और मेटल होते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉक मेटल में क्यों होते हैं और गैस क्यों, इसमें गैस क्यों होते हैं। ठीक है, अभी हम समझेंगे। पहले दोनों में डिफरेंस देखते हैं फिर समझेंगे। ये मान लो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। मुझे उम्मीद है कि ये सीटी के आवाज से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा इसमें। ये थोड़ा बहुत होते रहता है, मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। ये है जोवियन प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये होता है क्लोज टू पेरेंट स्टार। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है? ये मान लो सन है, सन के पास में होता है। और ये क्या होता है? जोवियन, डिस्टेंस, दूर होता है। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार। जैसे मान लो ये सन है, इससे बहुत दूर होता है, ऐसे गैस से मिलके बना होता है। यही से देखो, ये रॉक से क्यों मिलके बना होता है? क्योंकि यहाँ से एक सोलर विंड आता है। सोलर विंड, सोलर विंड वो होता है जो इसका एनर्जी, सन से जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी से क्या होता है? जो गैस होता है वो इवापोरेट हो जाता है। गैस होता है, इवापोरेट हो जाता है, पर जो रॉक सरफेस है वो इवापोरेट नहीं होगा, इसीलिए ये ज़्यादा रॉकी होता है। और जो गैस इवापोरेट होकर के दूर चला जाता है, यहाँ जाए, जो कि पीछे वाला प्लैनेट है, जुपिटर, सन, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसीलिए ये गैस से मिलकर बना होता है। ज़्यादा गैस होता है, यहाँ से इवापोरेट नहीं हो पाता है। इतना दूर से सोलर विंड इसको इवापोरेट नहीं कर पाता है। ये मैक्सिमम गैस होता है, यहाँ से गैस इवापोरेट हो जाता है, तो बस रॉक की सरफेस बचता है। इसलिए ये रॉकी और मेटेलिक है, और यहाँ पे ये गैस से मिलकर बना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सोलर विंड होता है और यहाँ इंटेंस सोलर विंड, इंटेंस, नॉट मोर। यहाँ सोलर विंड ज़्यादा नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत दूर है। सोलर विंड यहाँ तक ही रहता है, जाता है कम रहता है, इसके कंपैरिजन में ज़्यादा यहाँ होता है। नेक्स्ट है लोअर ग्रेविटी। ये स्मॉल होता है। ये प्लैनेट क्या है? स्मॉल, स्मॉल और लोअर ग्रेविटी। लार्ज, हायर ग्रेविटी। जितना ज़्यादा लार्ज बॉडी होगा ग्रेविटी उतना ज़्यादा होगा। इसीलिए ये जो गैस होता है थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि जितना भी गैस होता है ज़्यादा
एटमॉस्फेयर को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इधर वाला थिन एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि ये स्मॉल प्लानट है तो जितना ज़रूरत है उतना ही एटमॉस्फेयर रखा हुआ है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन टेरेस्ट्रियल प्लानट और जोवियन प्लानट के अंदर। अब हम देखते हैं मून। मून क्या होता है? ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, 20 मिनट हुआ है, 10 मिनट के अंदर हो जाएगा। इससे पहले वाला 28 मिनट का, इतना देर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग मून। मून मून में क्या है? फॉर्मेशन। मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ? इसमें भी 2 थ्योरी है मून का। पहला थ्योरी जो दिए थे वो है 1838 में सर जॉर्ज डार्विन। वो बोले कि जो अर्थ और मून है वो एक ही बॉडी से मिलकर बना होगा। इसी में अर्थ है प्लस मून। शुरुआती दौर में क्या था, अर्थ और मून अलग नहीं था, अर्थ के अंदर में ही था। एक बार क्या हुआ, और ये रोटेट करते रहता था। क्या था? रोटेट। और ये गोल नहीं, डंबल शेप था। डंबल मतलब इस तरीके का। ऐसे था डंबल। ये अर्थ है, मून दोनों था इसमें। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ये डंबल शेप था पहले के टाइम में, जो जॉर्ज डार्विन गया है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई ऐसा कंडीशन हुआ, ये ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट। ब्लास्ट होने से डिप्रेशन हो गया अर्थ में, और ये मून बाहर चला गया। जो डिप्रेशन हुआ उससे वही क्या है अभी स्पेसिफिक ओशन। उसमें आगे बाद में पानी भर गया, वो ओशन बन गया स्पेसिफिक। मून अर्थ से सेपरेट हो गया। सेपरेट होने के बाद अर्थ में डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन आने के कारण जब बाद में हम पढ़ेंगे अभी, पानी बारिश फिर हुआ, बारिश से ओशन भर गया और हमारा ओशन, डिप्रेशन भर गया और हमारा स्पेसिफिक ओशन बन गया। ये बात कहते जॉर्ज डार्विन ने, ऐसे बना हमारा ओशन। अब देखते हैं दूसरा थ्योरी क्या कहता है। दूसरा थ्योरी है बिग स्प्लैट थ्योरी। दूसरा थ्योरी है मून के बारे में, वो है द बिग स्प्लैट थ्योरी। इसमें कहा गया था कि बहुत साल पहले, ये मान लो अर्थ है, इस मार्स से 3 गुना का ऑब्जेक्ट, मान लो 3 टाइम्स देन मार्स, इससे टकराया। इससे क्या क्या अर्थ से कोलाइड हो गया। कोलाइड होने के कारण अर्थ से कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ये मून बन गया। ये कहीं चला गया टकरा के, ये क्या बन गया, मून। ये कहानी हुआ 4.4 बिलियन ईयर एगो। 4.6 मून बना था, उसके बाद 4.6 में अर्थ बना था बिलियन ईयर एगो, 4.4 में मून बन गया। तो ये था बिग स्प्लैट थ्योरी कि ये तो टकराया, टूटा तो अर्थ से ही, पर अर्थ से क्यों टूटा? क्योंकि वो बिग स्प्लैट, एक 3 गुना भारी ऑब्जेक्ट आके अर्थ से टकरा गया था। तो ये था बिग स्प्लैट थ्योरी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, मून समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। आप 1 बार 2 बार वीडियो देखोगे स्पीड करके तो एकदम से समझ में आ जाएगा। एक ही बार ध्यान से देखोगे फुल कंसंट्रेशन से तो समझ में आ जाएगा। बुक पढ़ोगे बिना कंसंट्रेशन का कभी समझ में नहीं आएगा। कंसंट्रेट होकर बुक भी पढ़ोगे ध्यान से 4-5 बार हो जाएगा। पर वीडियो और बुक दोनों कर लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है। प्लैनेट पढ़ेंगे, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ।
शुरुआत में क्या था अर्थ इनिशियली, बैरन बंजर भूमि था, रॉकी हॉट ऑब्जेक्ट विथ thin layer of atmosphere. Of हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये था शुरुआत में अर्थ। फिर कुछ इवेंट हुआ, वो इवेंट हम समझेंगे अभी कैसे ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन। उस इवेंट के बाद क्या हुआ, ब्यूटीफुल बन गया अर्थ। क्या बन गया, ग्रीनरी ब्यूटीफुल प्लैनेट विथ वाटर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन है। ये हो गया। अब इवेंट कौन सा था, इवेंट देखते हैं कैसे ये ऐसे बन गया। अर्थ जो था वो लेयर था। अर्थ क्या है, ये अर्थ है, इसमें डिफरेंट लेयर है, इनर से लेकर के ऊपर तक ये डिफरेंट लेयर में बना हुआ है अर्थ। अब लिथोस्फीयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखो ऊपर समझो थोड़ा सा, ये समझ में आ गई थी ना। पहले लेयर था, देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर, डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। अर्थ शुरुआत में वोलेटाइल ऑब्जेक्ट था। वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब होता है उड़ने वाला, जो गैस का फॉर्म, ठीक है, वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब लिक्विड या गैस। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ गया, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली इंक्रीज डेंसिटी। तो इनकी जब डेंसिटी इसका बढ़ा तो अंदर में टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ गया। टेम्परेचर इनर कोर में क्या हुआ, बढ़ गया। इसके बीच में टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, हैवियर मेटल, जो हैवियर मेटल था, हैवियर मटेरियल जैसे Fe, वो क्या हो गया, इनसाइड में रह गया अंदर में, और जो लाइटर था वो बाहर हो गया। यहाँ क्या आ गया, लाइटर, जैसे एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या हुआ, बाहर चला गया, अंदर में क्या रह गया, आयरन। इसी तरह अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया मटेरियल का। उससे क्या बन गया, क्रस्ट। क्रस्ट और कोर, दो चीज बना। मतलब कोर में था हैवियर मेटल और क्रस्ट में था लाइटर। इस तरीके से बन गया। अब क्या हुआ, बाद में मून आया। बाद में क्या आया, ऊपर में दिखाते हैं। ये क्या था, हैवियर और लाइटर बन गया। फिर बाद में क्या आया, मून। मून से जब टकराने के बाद क्या हो गया, ये गर्म हो गया, हॉट हो गया। हॉट होने के कारण क्या हुआ, इसमें अलग अलग लेयर बन गया। क्रस्ट का भी क्या हुआ, लेयर फॉर्म हो गया, लेयर। क्या बन गया, क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर, आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर। इस तरीके से बन गया। क्योंकि ग्रेविटेशन जब टकराया तो और गर्म होने के बाद और भी जो थोड़ा सा हेवियर पार्टिकल था वो उधर चला गया, फिर और लाइटर पार्टिकल और सेपरेट हो गया। डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं इसे, डिफ्रेंसिएशन।
डिफरेंशिएशन। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर। इस तरीके से लिथोस्फीयर बन गया। अब हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। evolution of atmosphere and hydrosphere. Evolution of atmosphere and hydrosphere. तीन स्टेज है बनने का एटमॉस्फेयर का। पहला स्टेज है लॉस ऑफ इनिशियल एटमॉस्फेयर। पहले क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम था, इसको हटा। कैसे हटा? सोलर विंड के कारण। सोलर विंड के कारण ये जो गैस था वो भाग के इधर चला गया, जो पीछे वाला प्लैनेट था, ये मान लो अर्थ है, ठीक। फिर क्या हुआ, ये लॉस हो गया। दूसरा स्टेज हॉट इंटीरियर कंट्रीब्यूशन। जब वोलाटाइल था, जब अर्थ क्या था, वोलाटाइल लिक्विड या गैस, क्या हुआ, डेंसिटी बढ़ने लगा। जब डेंसिटी वो बढ़ने लगा तो क्या हुआ, ह्यूज एनर्जी, गैस, जो गैस था और वाटर वेपर वो जा करके एटमॉस्फेयर में जमा हो गया। जमा होने के बाद वो कंडेंस हो गया धीरे धीरे। इसमें बहुत सारा गैस था, जैसे कि बताते, बहुत सारा गैस और वाटर वेपर था, तो ये ऊपर में जाके कंडेंस होने लगा। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ क्या है, हॉट इंटीरियर, जो इंटीरियर था अंदर का, वो जब डेंसिटी होने के कारण वो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में जमा हो गया, जिसमें क्या था, बहुत सारे गैसेस थे और वाटर वेपर था। देखते हैं धीरे से फिर कैसे होता है नेक्स्ट। तीसरा स्टेज क्या था, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर was modified by living world, modified by living world, living world through photosynthesis, through photosynthesis। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले सोलर विंड के कारण हीलियम और हाइड्रोजन चला गया यहाँ से। फिर क्या हुआ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, जब कंडेंस होने लगा अर्थ, तो उससे क्या हुआ, जो ह्यूज एनर्जी और वाटर वेपर था वो ऊपर जाके चला गया। तो जो ऊपर गैस गया उसमें सबसे ज़्यादा जो था वो था नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कम लिटिल ऑक्सीजन। इससे तो इंसान नहीं रहेगा ना, उसके लिए सही ऑक्सीजन चाहिए। फिर सही ऑक्सीजन क्या कैसे गया उस ऊपर में, जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होने लगा, ठंडा होने लगा। ठंडा क्यों होने लगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो जाके घुलने लगा, जो भी थोड़ा बहुत कंडेंस हो रहा था, जैसे जैसे घुलने लगा उसे और ठंडा होने लगा अर्थ, और ठंडा होने लगा, वाटर वेपर और कंडेंस होने लगा, और जाके पानी रेन के रूप में वो कंडेंसेशन बाहर आ गया। ह्यूज, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि समुद्र बन गया। जो डिप्रेशन था अर्थ के अंदर उसमें क्या हुआ, बारिश होते होते वो समुद्र बन गया। जब जैसे ही समुद्र बना, एक ऑर्गेनिजम्स आ गए उसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको एक सपोर्ट मिला, मतलब पेड़ पौधा धीरे धीरे जन्मने उत्पन्न होने लगा। पेड़ पौधा उत्पन्न होने के साथ फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ, उससे ऑक्सीजन और भी ज़्यादा फ्लडेड हो गया ओशन में, और फिर वो इवापोरेट होने लगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन उसमें जितना मात्रा चाहिए था ऊपर में चला गया। तो ये चीज़ है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रोसेस जो ऊपर गया इसको डिसगैसिंग भी बोलते हैं। ये इससे क्या बोलते हैं, डिगैसिंग। तो डिगैसिंग पूछ लिया जाए तो जब
डेंसिटी बढ़ने के कारण जो गैस ऊपर गया एटमॉस्फेयर में, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, तब इस चीज़ को बोलते हैं डिसगैसिंग, डिगैसिंग। फिर धीरे धीरे इरप्शन होने होते गया, वॉल्केनिक इरप्शन। तो इस ऊपर गैस और वाटर वेपर जाते रहा कंटिन्यूअस इरप्शन, बहुत सारा इरप्शन होता था। इस तरीके से ओशन और एटमॉस्फेयर बन गया हमारा। अब ये काम कितने साल पहले हुआ देखते हैं। ओशियन फॉर्म 4 बिलियन ईयर अगो, यानी कि 4.6 बिलियन ईयर अर्थ बना और ओशियन बन गया 4 बिलियन ईयर अगो। लाइफ बिगिन कब हुआ? लाइफ बिगिन 3.8 बिलियन ईयर अगो, जब पानी पूरा आ गया ओशन में, तब सबसे पहले जो पानी के अंदर जमा हुआ ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस कब शुरू हुआ? 2.5 to 3 बिलियन ईयर अगो। फोटोसिंथेसिस पानी का जो भी प्लांट था उससे। बहुत दिन तक लाइफ किसमें था? लाइफ कन्फाइंड इन ओशियन। बहुत दिन तक लाइफ सिर्फ ओशियन में जमा था, जैसे प्लांट्स वगैरह का। और ये जो लाइफ था, ओशियन began to have contribution। ओशियन का बहुत बड़ा हाथ है लाइफ को पृथ्वी के ऊपर रहने का। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन वो फैलाया तभी लाइफ यहाँ हो पाया थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये हो गया। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे बना। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये केमिकल रिएक्शन है, क्या है? मान लो एक चेन बना, ये है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक चेन बना, ये चेन में क्या हुआ? डुप्लीकेट हुआ। क्या हुआ इसका? एक ये चेन बना, इस चेन का ऐसा प्रॉपर्टीज था कि डुप्लीकेट हो जाए, बहुत सारा बन के डुप्लीकेट हो गया, इसमें ये प्रॉपर्टी था। डुप्लीकेट होने के बाद ये असेंबल हो गया, कहीं ऐसे असेंबल हो गया, कहीं असेंबल हो गया ऐसे, कहीं असेंबल होने के बाद ये अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए, कहीं प्लांट्स, कहीं एनिमल, कहीं बैक्टीरिया, ये सब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ऐसे झुकने में प्रॉब्लम हो जाता है ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। अगर आप लोगों को पसंद आता है, आप लाइक करोगे, अगर व्यूज ज़्यादा जाएगा तो सब कुछ में इम्प्रूवमेंट होगा, मुझे पढ़ाने में मन लगेगा, मैं बहुत सारा वीडियो लेके आऊँगी जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये सब चीज़, पर व्यूज नहीं जाता, आप लाइक ही नहीं करते हो, फीडबैक नहीं करते हो, तो कैसे होगा फिर? तो इस तरीके से असेंबल होकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बन गए, कहीं बैक्टीरिया टू मॉडर्न मैन। इस तरीके से लाइफ एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था? वाटर, एयर और क्या था बताओ? लैंड। सबसे पहला लाइफ जो था वो था ब्लू एल्गी। ब्लू एल्गी फर्स्ट लाइफ।
जो 3 बिलियन ईयर एगो। और ऑर्गेनिजम्स में जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया था इसका नाम बताना, बहुत फेमस है। कुछ होमवर्क आप भी करो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, पहले वाला वीडियो जरूर देखना, इससे पहले का वीडियो, फिर ये देखना। आपका 11 का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इसमें सपोर्ट मिला, आप लोग देखोगे, व्यू आएगा, लाइक आएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर का बहुत अच्छे से, बहुत मन लगेगा मुझे बनाने में। तो थैंक यू।